गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेरठ, पल्मो क्रांति एट मेरठ में आपका स्वागत है। और आज हम नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक जो हमेशा हमें कंफ्यूज करता है, डायफ्राम। एक्सरे में डायफ्राम पैथोलॉजी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस पर चीज़ों को डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम डायफ्राम के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डायफ्राम से रिलेटेड जो भी चेंजेस एक्सरे में आते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि डायफ्राम दो तरह का, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। ओके, तो राइट डायफ्राम और लेफ्ट डायफ्राम। डायफ्राम हमारा थोरैक्स को और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। दिस इज द मेन मसल जो हमारे इंस्पिरेशन में हेल्प करती है, एक्सपिरेशन में हेल्प करती है। जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम सांस खींचते हैं तो डायफ्राम फ्लैट होता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और इलास्टिक रिकॉइल की वजह से एक्सपिरेशन होता है और डायफ्राम अपना वापस कॉन्वेक्स शेप में आ जाता है। तो कॉन्वेक्स शेप का मतलब पेशेंट डायफ्राम अपना रिलैक्स फेज में है। जब वो फ्लैट होता है तो मतलब इंस्पायर हुआ, जब कॉन्वेक्स आ गया तो एक्सपायर हुआ। तो राइट डायफ्राम और लेफ्ट डायफ्राम, इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप ये देखिए। सबसे पहले ये देखना है, ये राइट डायफ्राम हो गया और ये लेफ्ट डायफ्राम हो गया। सबसे ज्यादा जरूरी पहले ये जानना जरूरी है कि राइट डायफ्राम लेफ्ट से ऊपर रहेगा, राइट इज अबव, राइट डायफ्राम ऊपर रहता है, अबव, वेयर एज लेफ्ट डायफ्राम इज लोअर, लेफ्ट डायफ्राम इज लोअर। यही निमोनिक है, लेफ्ट लोअर। ओके, लेफ्ट डायफ्राम इज लोअर। ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम अभी आगे की स्लाइड डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा। तो या तो ये डायफ्राम दोनों इक्वल हो या लेफ्ट नीचे हो, ये नॉर्मल है। अगर लेफ्ट डायफ्राम ऊपर चला गया तो एबनॉर्मल है। कई बार ऐसा होता है कि राइट डायफ्राम बहुत ही ज्यादा ऊपर हो जाता है, तो वो भी एबनॉर्मल है। तो कैसे हम पता करेंगे? लेस देन 1 इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस देन 1 इंटरकोस्टल स्पेस। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 इंटरकोस्टल स्पेस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मतलब राइट डायफ्राम एलिवेट हो गया है, हाई लेवल पे पहुंच गया है। तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि हम पहले ये जाने कि राइट अबव है, लेफ्ट लोअर है। नेक्स्ट आते हैं अब डायफ्राम के कंटूर पे। डायफ्राम का जो कंटूर होता है वो होता है कॉन्वेक्स। अगर हम गौर से देखें तो डायफ्राम का कंटूर जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स। तो देखिए इस तरीके से ये कॉन्वेक्स डायफ्राम है। हमें इस डायफ्राम का हाईएस्ट पॉइंट लेना होता है। हाईएस्ट पॉइंट मतलब जब हम इसको देखेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आता है जो हाईएस्ट रहता है, मतलब जिसकी हाइट सबसे ज्यादा रहती है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। तो नॉर्मली हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? बीच में होगा, एट द सेंटर ऑफ द डायफ्राम। तो नॉर्मली जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सेंटर पे होता है। बट इफ्यूजन आ जाए, मतलब अगर प्लूरा, पैराइटल प्लूरा और डायफ्राम के बीच में पानी भर जाए, जिसको हम बोलते हैं सब पल्मोनिक इफ्यूजन। क्या बोलते हैं? सब पल्मोनिक इफ्यूजन। तो सब पल्मोनिक इफ्यूजन में इस तरह की पिक्चर दिखती है। ये डायफ्राम है और ये ऐसे हो जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डायफ्राम लेटरली शिफ्ट हो जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट लेटरल शिफ्ट हो जाता है, लेटरल शिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। अगर डायफ्राम का कॉन्वेक्स देखना आ गया, उसकी शेप देखनी आ गई, आप हाईएस्ट पॉइंट देखिए, सेंटर पे नॉर्मल है। अगर हाईएस्ट पॉइंट शिफ्ट हो रहा है लेटरली, इट मींस सब पल्मोनिक इफ्यूजन है। राइट साइड पे कोई और चेंजेस फील नहीं होते। लेफ्ट पे अगर यही चीज हमें दिखती है, हाईएस्ट पॉइंट शिफ्ट हो जाए, साथ साथ हमें ये फंडिक बबल नीचे की तरफ दिखाई देगी, नीचे और थोड़ा मीडियली। तो हमारा जो जो फंडस रहता है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इफ्यूजन की वजह से इसको पुश करेगा। तो फंडिक गैस ये नीचे शिफ्ट हो जाती है और हाईएस्ट पॉइंट लेटरली शिफ्ट हो जाता है। ये डायग्नोस्टिक पिक्चर है सब पल्मोनिक इफ्यूजन का। ओके, तो ये है सब पल्मोनिक इफ्यूजन।
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको कॉन्वेक्सिटी जो चेक कर रहे हैं, ये कॉन्वेक्स है। कई बार हम बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम। तो फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम कैसे बोलेंगे? अगर हम इसको लाइन खींचे, ये अपना डायफ्राम है और यहां से एक हम सीधी लाइन खींच दें और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें, ये अगर हमारी लेस देन 1.5 सेंटीमीटर है, दिस लाइन, तो क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, ये फ्लैट हो जाएगा। सो फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम में दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेस देन 1.5 सेंटीमीटर। इसी के बेसिस पे हम फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम बोलते हैं। तो फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम कब होगा? जब इस प्लूरल कैविटी के अंदर न्यूमोथोरैक्स हो जाए, हवा भर जाए, तो फ्लैट हो जाएगा। एम्फाइजिमा के अंदर, एम्फाइजिमा बहुत सीवियर एम्फाइजिमा हो गया है, तो उसके अंदर फ्लैट हो जाएगा। बुल्ला के अंदर फ्लैट हो जाएगा। टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर फ्लैट हो जाएगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो ये तीन कंडीशन है जिसके अंदर फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम हमें मिलता है। तो लेस देन 1.5 सेंटीमीटर हमें इसके अंदर याद रखना है। कई बार क्या होता है, ये डायफ्राम ये बिल्कुल कॉन्वेक्स दिख रहा है, कई बार इस डायफ्राम में इस तरीके से कोविंग दिखती है, कुछ हमें पहाड़ दिखते हैं। ओके, तो कोविंग ऑफ डायफ्राम मतलब उसकी जो कॉन्वेक्सिटी है वो लॉस हो जाती है। तो यूजुअली वो हमें किस में दिखता है? तो कोविंग ऑफ डायफ्राम, कोविंग ऑफ डायफ्राम ये हमें दिखता है सीवियर एम्फाइजिमा, ये हमें दिखता है सीवियर एम्फाइजिमा के अंदर, कोविंग ऑफ डायफ्राम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कॉन्वेक्सिटी आपको देखनी है, राइट ऊपर होना चाहिए, लेफ्ट नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इस एंगल के बारे में। दिस इज कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। तो ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर इफ्यूजन आता है, अगर इसमें पानी इकट्ठा होता है, दो जो अर्ली साइन है प्लूरल इफ्यूजन का, सो प्लूरल इफ्यूजन, तो अगर इफ्यूजन है तो हमें क्या दिखाई देगा? लॉस ऑफ सीपी एंगल, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ये लॉस हो जाएगा। यहाँ पे व्हाइट कलर की ओपेसिटी आ जाएगी और इसमें हमें क्या दिखता है? मिनिस्कस साइन। इसमें हमें क्या दिखता है? मिनिस्कस, मिनिस्कस साइन एम्फाइजिमा के अंदर। तो अगर पानी आ गया तो हमें क्या दिखाई देगा? इफ्यूजन। अब अगर यहां पर एयर आ जाए, अब प्लूरल कैविटी के अंदर अगर एयर आ जाती है तो ये एंगल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो ये सारा हमें क्या दिखाई देगा? ब्लैक। ये सारा हमें क्या दिखाई देगा? ब्लैक। तो इसको हम डायग्नोस्टिक फीचर मानते हैं न्यूमोथोरैक्स का, न्यूमोथोरैक्स, जो यूजुअली हमें आईसीयू के एक्सरेज में देखने को मिलता है। और इसमें साइन होता है डीप सल्कस साइन, इसमें साइन होता है डीप सल्कस साइन। तो ये हो गया न्यूमोथोरैक्स। अब कई बार क्या होता है, इसके अंदर हमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, व्हाइट कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, वो होती है हमारी करले बी लाइंस, करले बी लाइंस। करले बी लाइंस डायग्नोस्टिक पिक्चर है कंजस्टिव हार्ट फेलियर का। अगर हार्ट फेल हो गया तो इफ्यूजन हमारा इंटरस्टिशियम में चला जाता है, क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा। तो इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड होता है वो हमें करले बी लाइंस दिखती हैं, दैट आर डायग्नोस्टिक ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सीएचएफ, या पल्मोनरी एडिमा में हमें ये चीजें दिखती हैं। सीएचएफ के अंदर बायलेटरल इफ्यूजन दिखाई देगा, थोड़ा सा करले बी लाइन दिखाई देगी, कार्डियोमेगली दिखाई देगी। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर हमें फाइब्रोसिस दिखाई देगी या हमें इधर प्लूरल थिकनिंग दिखाई देगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये इफ्यूजन है या थिकनिंग है, पहले की चेंजेस हैं। तो कैसे पता करेंगे? इफ्यूजन में मिनिस्कस साइन होता है, वेयर एज थिकनिंग के अंदर बहुत पैची पैची चीजें दिखाई देंगी, आपको मिनिस्कस साइन दिखाई नहीं देगा। और उसकी जो ओपेसिटी है थोड़ा बोन से मैच करेगी, क्योंकि वो हो गया आपका क्रोनिक। ओके, अब हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर चलने वाले हैं
कि डायफ्राम से रिलेटेड पैथोलॉजीज और क्या क्या होती हैं। अब देखिए, सबसे पहला एस्बेस्टोस की अगर हम बात करें, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस एक बीमारी होती है जिसके अंदर डायफ्राम के ऊपर ऐसे प्लूरल प्लग्स दिखाई देंगे व्हाइट कलर के, प्लूरल प्लग जो हमें यहां पर दिखाई देते हैं, यही प्लग हमारे डायफ्राम पे दिखते हैं, डायफ्रामेटिक प्लग, यही हमें डायफ्राम के ऊपर दिखते हैं, जो हमारा क्या है, डायफ्रामेटिक प्लग। फिर इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्या होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये पार्ट हमें नहीं दिख रहा, ये लाइन हमें दिख रही है डायफ्राम में, ये लाइन दिखती जा रही है, तो ये पूरी की पूरी लाइन दिखती है। तो जब हमें कंटिन्यूअस डायफ्रामेटिक लाइन दिखाई दे, कंटिन्यूअस डायफ्रामेटिक लाइन दिखाई दे, ये इंडिकेट करता है हमारा न्यूमो मीडियास्टिनम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, न्यूमो मीडियास्टिनम मतलब मीडियास्टिनम के अंदर आपकी एयर आ चुकी है। कई बार हमें एयर बिलो द डायफ्राम दिखती है, यहां पे आपको एयर दिखाई देगी, एयर बिलो द डायफ्राम, जो इंडिकेट करता है परफोरेशन। परफोरेशन मतलब हमारे इसके नीचे क्या हो गया, परफोरेशन हो चुका है। ओके, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको डिसाइड करना है कि एक्सरे राइट साइड मतलब ये राइट है लेफ्ट है, हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमेशा फंडिक एयर लेफ्ट साइड पे होगी, हमेशा फंडिक एयर लेफ्ट साइड पे होगी। अगर यही फंडिक एयर हमारी राइट पर आ जाए, अगर फंडिक एयर हमारी राइट पर आ जाए, हार्ट शिफ्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं साइटस इनवर्सस। साइटस इनवर्सस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइटस इनवर्सस, अगर ये फंडिक हमारी यहां पर आ जाए। अब अगर इस डायफ्राम के नीचे हमें कोलोन मिल जाए, लार्ज कोलोन मिल जाए, लिवर हमारा यहां पर है, लिवर के बीच में और डायफ्राम के बीच में अगर कोलोन आ जाती है, इसको हम बोलते हैं चिलाडिटी सिंड्रोम, चिलाडिटी सिंड्रोम। ओके, चिलाडिटी सिंड्रोम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम कंसोलिडेशन देखते हैं, अगर यहां पर कंसोलिडेशन हो गया तो मतलब राइट मिडिल लोब, तो अगर निमोनिया है और हमारा डायफ्राम ऑब्लिटरेट हो गया, इसकी बॉर्डर्स हमें नहीं दिख रही है, दोनों तरफ कह सकते हैं हम, इन्फेक्शन है, डायफ्राम नहीं दिख रहा है, ओके, तो कंसोलिडेशन किस पार्ट का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राइट लोब हो चाहे वो लेफ्ट लोब हो, लोअर लोब, पोस्टीरियर सेगमेंट, लोअर लोब, तो इसके अंदर क्या होता है, लोअर लोब, पोस्टीरियर सेगमेंट और लेटरल सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोअर लोब, पोस्टीरियर सेगमेंट और लेटरल सेगमेंट, क्योंकि जो लोअर लोब है उसके 5 सेगमेंट रहते हैं, अपाइकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल। तो पोस्टीरियर और लेटरल सेगमेंट में कंसोलिडेशन, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हम एक्सरे के आधार पे ही पता कर सकते हैं कि कंसोलिडेशन हमारा किस पार्ट पर है। कई बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे एक ओपेसिटी दिखती है नॉर्मल, जो हमें कंसिडर करेंगे एपिकार्डियल फैट, एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, हम उसको सोच लेते हैं कि कहीं कोलैप्स तो नहीं हो गया या कोई मास तो नहीं है ना। बहुत बार हमें देखने को मिला है कि सब डायफ्रामेटिक एब्सेस हमें मिलता है, एब्सेस में मैंने आपको पहली वीडियो बनाई है कि सब डायफ्रामेटिक एब्सेस के अंदर एयर फ्लूइड लेवल हमें देखने को मिलता है, तो सब डायफ्रामेटिक एब्सेस हमें जरूर देखना है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि हम डायफ्रामेटिक हर्निया कैसे पहचाने, हम डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन कैसे पहचाने, तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताता हूँ। और डायफ्रामेटिक पाल्सी, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायफ्रामेटिक पाल्सी, पाल्सी, डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन, इवेंट्रेशन और डायफ्रामेटिक हर्निया। देखिए, हर्निया का मतलब होता है कि एक जगह के जो ऑर्गन है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए, उसको हर्निया बोलते हैं। तो डायफ्रामेटिक हर्निया में क्या होगा कि ये जो डायफ्राम की हमें कंटिन्यूअस लाइन दिख रही है, यहाँ पर डिफेक्ट होना चाहिए। सपोज अगर हमारा डिफेक्ट यहाँ पर है, तो ये जो एब्डोमिनल कंटेंट है ये ऊपर आ जाएंगे, तो जो डायफ्राम की हमें कंटिन्यूअस लाइन है वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है कि अगर आपको डायफ्राम की कंटिन्यूअस लाइन नहीं दिख रही, मतलब डायफ्रामेटिक लाइन आपकी डिसकंटिन्यूअस हो चुकी है, डिसकंटिन्यू हो चुकी है, दैट इंडिकेट्स डायफ्रामेटिक हर्निया, उसको हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। लेकिन अगर यही डायफ्राम ऐसे ऊपर चला जाए
कंटेंट यहां पर आ जाए, बट डायफ्रामेटिक लाइन हमें कंटिन्यूअस दिख रही है, दैट इज इवेंट्रेशन। तो उसको हम बोलते हैं इवेंट्रेशन, इवेंट्रेशन, डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन। कई बार क्या होता है, लिवर एब्सिस है, लिवर एब्सिस होने की वजह से लिवर एनलार्ज हो जाता है, तो ये डायफ्राम को ऊपर पुश कर देता है, तो डायफ्राम हमारा राइट डायफ्राम एलिवेट कर जाएगा। तो लिवर एब्सिस की वजह से डायफ्राम एलिवेट कर गया। कई बार हमें डायफ्राम इस तरीके से एलिवेट दिखता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं नॉर्मल आता है। हमें देखने को मिलता है कि जो लोअर लोब है उसमें सेगमेंटल कोलैप्स हो गया है, तो सेगमेंटल कोलैप्स की वजह से ये ऊपर शिफ्ट हो गया। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि डायफ्राम ऊपर शिफ्ट है, ना कोलैप्स है ना लिवर पैथोलॉजी है, लेकिन डायफ्राम मूव नहीं कर रहा, तो उसको हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक पाल्सी, दैट इज डायफ्रामेटिक पाल्सी, उसे डायफ्रामेटिक पाल्सी कहा जाता है। तो अल्ट्रासाउंड पे हम एक टेस्ट कराते हैं, स्निफ टेस्ट, स्निफ टेस्ट, जो बताता है कि डायफ्राम मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर डायफ्राम मूव नहीं कर रहा है, इट मींस डायफ्रामेटिक पाल्सी हो चुकी है, जो अक्सर हमें ट्रॉमेटिक पेशेंट में देखने को मिलते हैं। या कोई न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, दोनों डायफ्राम मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दोनों डायफ्राम ऊपर हो जाएंगे और बेसल एटेलेक्टेसिस हो जाता है, बेसल एटेलेक्टेसिस हो जाता है। तो दीज आर द डायफ्रामेटिक पैथोलॉजीज, डायफ्रामेटिक एबनॉर्मलिटीज। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम चीजें हम डायफ्राम की कवर करें, और मैंने एक्सरेज इसमें इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में छोटे छोटे एक्सरेज डाल दूंगा। इसकी पैथोलॉजी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वीडियो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और भी ज्यादा एक्सरे को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।